हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.4 यानी समघाती अवकल समीकरण कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे प्रश्नावली 9.5 का इंट्रो पार्ट यानी उसका परिचय। तो 9.5 में क्या है? रैखिक अवकल समीकरण। क्योंकि आपको पता है ना, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? अवकल समीकरण देखा था, फिर अवकल समीकरण का आपने कोटि घात ये सब देखा, फिर अवकल समीकरण का आपने हल देखा। फिर उसके बाद की जो 3 प्रश्नावली है उसमें आप क्या देखे? अवकल समीकरण को हल, आपको अवकल समीकरण दिया है उसे हल करने की विधियां। तो प्रश्नावली 9.3 में आपने अवकल समीकरण को हल करने की पृथक्करण चर विधि से हल किया। सभी चरों को एक प्रकार के चर एक तरफ हो जाते थे, दूसरे प्रकार के चर दूसरी तरफ हो जाते थे। तो सभी चरों को एक तरफ अलग अलग करके आप उसका इंटीग्रेशन कर देते थे। फिर इसके बाद वाले प्रश्नावली में आपने समघाती अवकल समीकरण देखा। उसमें क्या होता था? वैसे तो नहीं अलग होता है, उसे हम y बाई एक्स या एक्स बाई वाई का फंक्शन बनाते हैं और y बाई एक्स या एक्स बाई वाई की जगह भी प्रतिस्थापित करते हैं। फिर उसके बाद पृथक्करण चर विधि लगाते हैं। तो अब आज आपका जो है यह आपका है रैखिक अवकल समीकरण। 3 टाइप के अवकल समीकरण आपने पढ़ा है। पहला पृथक्करण चर वाला था, दूसरा समघाती अवकल समीकरण था और अब तीसरा क्या है? रैखिक अवकल समीकरण। तो कैसे समीकरण को, किस प्रकार का समीकरण होगा उसे आप रैखिक अवकल समीकरण बोलोगे? आप इस फॉर्म को याद रखो, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू। इस प्रकार का जो अवकल समीकरण अगर आपको मिलेगा तो इस प्रकार के अवकल समीकरण को हम रैखिक अवकल समीकरण बोलेंगे। लेकिन जहां ये p और q क्या होना चाहिए? या तो अचर हो या यक्ष का फलन हो। बात समझ आ रहा है ना? ये p और q या तो अचर हो या तो यक्ष का फलन हो। एग्जाम्पल में समझे थोड़ा पहले, फिर हम लिखते हैं आराम से। dy बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू आई इक्वल टू 7। तो आपका रैखिक अवकल समीकरण है। यस, क्योंकि देखो ये इसी रूप का है ना, dy बाई डी एक्स प्लस ये इतना पूरा आपका p हुआ, या तो ये अचर हो या तो यक्ष का फलन हो। तो देखो ये इतना यक्ष का फलन है कि नहीं फलन है? यक्ष का y का फलन ना होना चाहिए इसमें, और इंटू y अलग हो जाए बराबर q भी वही है, या तो अचर हो या तो यक्ष का फलन हो। यहाँ पर q आपका क्या है? अचर है। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार के हम लोग समीकरण को क्या बोलेंगे? रैखिक अवकल समीकरण। तो कोई भी अवकल समीकरण जो इस रूप का हो, dy बाई डी एक्स प्लस y के साथ p, y अलग हो जाए, केवल y अकेला दिखे। बात समझ आ रहा है ना? इसके साथ p हो, पी वाई बराबर q। इस प्रकार का अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे? रैखिक अवकल समीकरण। जहां p और q, ये जो y के सामने नंबर है p और बराबर करने के बाद जो नंबर है वो q, ये दोनों नंबर किस क्या होना चाहिए? या तो अचर होना चाहिए या तो यक्ष का फलन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि इसी प्रकार का समीकरण या तो इस प्रकार का हो या तो इस प्रकार का हो जाए। कैसे? dx अपान dy प्लस, चलो हम यहां पर p बोले, यहां पर p1 बोल देते, p1x प्लस बराबर q1। ठीक है। अब एक चीज यहां से आपको दिख रहा होगा, अगर ऊपर y है तो यहां भी क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। और अगर नीचे x है तो ये दोनों या तो x का फलन हो या तो कांस्टेंट हो। अब देखो, अगर ऊपर x है तो यहां भी क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। बाकी इसके साथ ये जो आ रहे हैं दो, p1 और q1, ये या तो y के फलन हो या तो फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पर p1 और q1 क्या होना चाहिए? या तो अचर होना चाहिए या तो y का फलन होना चाहिए। बात समझ आ रहा है नहीं समझ आ रही चीज? तो आप इस फॉर्म के अगर जब आपको समीकरण मिलेगा तो आप उसे क्या बोलोगे? रैखिक अवकल समीकरण। बस इसमें आपको पहचानना है। अगर आपको पहचानना पता चल गया तो बस 2-3 स्टेप है, उन्हीं 2-3 स्टेप को फॉलो करके आपको इसका सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन हो जाएगा, पहले आप पहचानना सीख। तो बताओ, क्या ये रैखिक अवकल समीकरण है? dy बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स बराबर 7 रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं है? अरे देखो, ये दोनों आपका y का फंक्शन है और ये आपका अचर है। यस, याद रखना, यहां पर y है तो यहां पर क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। और y के अलावा जो बचे वो आपका यक्ष का फंक्शन होना चाहिए या तो अचर होना चाहिए। तो ये y का फंक्शन है, अचर नहीं है। या तो y यक्ष का फंक्शन हो या तो अचर हो, ये तो y का फंक्शन है, इसलिए रैखिक अवकल समीकरण नहीं है।
तो क्या आप रैखिक अवकल समीकरण कोई भी समीकरण पहचान लोगे? अच्छा, हमेशा आपको ऐसा बना के दे ये जरूरी नहीं, कभी कभी आपको क्या करना, थोड़ा सरल करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, समझेंगे। तो पहले इसे लिख ले कि रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है। तो आप हेडिंग डालो रैखिक अवकल समीकरण और आप लिखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के, या आप यहां लिख लो, के रूप का अवकल समीकरण, अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है, जहां ये पी और क्यू क्या है, पी और क्यू या ये अचर है या यक्स का फलन है। आप लिखना है, आप ऐसे लिखो, जहां पी और क्यू अचर है या यक्स का फलन है। हम केवल शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा ऐसे लिख दे रहे हैं, यक्स का फलन, ठीक है। या तो आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो, आप इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हो, डी एक्स अपान डी वाई, ये भी फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है, डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू पी एक्स बराबर क्यू। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स आना चाहिए, और ये पी और क्यू तो फिर किसका फलन होना चाहिए, वाई का। तो लिखना है तो अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो पी वन क्यू लिख दे रहे हैं। अरे पी और क्यू वन इससे अलग आप पी और क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं। तो यहाँ पर पी और क्यू के बारे में हम यहाँ पर इसके लिए बताएंगे। तो इसके रूप का समीकरण भी क्या कहलाएगा, के रूप का अवकल समीकरण, समीकरण रैखिक अवकल समीकरण कहलाता, रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। तो यहां जहां P1 और Q1 ये भी क्या होना चाहिए, या तो अचर हो या y का फलन हो। अरे जो नीचे बटे है उसी का फलन हो, y का फलन, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो अब हम देखते हैं कि, अच्छा एग्जाम्पल में आपको लिखना है, पहले आप एग्जाम्पल भी लिख लो, इसी में एग्जाम्पल दे दें, इसका एग्जाम्पल इसमें देते हैं, इसका एग्जाम्पल इसमें। फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6, बोलो। तो यहां पर देखो डी वाई बाई डी एक्स, आपका पी और क्यू क्या हुआ, अचर हो गया दोनों, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू वाई, अब ये अलग है वो अलग है, इक्वल टू 7। ये भी रैखिक अवकल समीकरण है। देखो डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पर y है, और ये दोनों आपका या तो x का फलन है या तो अच्छा। तो ऐसे आप बहुत सारा एग्जांपल बना सकते हो ना। तो कोई दो एग्जांपल इसमें भी लिख लो। फर्स्ट साइन y इंटू डी एक्स अपान डी वाई प्लस एक्स बराबर 7, ये क्या रैखिक अवकल समीकरण है, ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, डी एक्स अपान डी वाई के सामने यहाँ पर कुछ नंबर आ गया। तो पहले इस फॉर्म में लाके तो देखो इस फॉर्म में आएगा कैसे, dx अपान dy के सामने कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो, साइन y का क्या कर दो, अरे भाग दे दो। तो अगर आप साइन y का भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन y का भाग इधर भी दोगे तब दोनों साइड देना पड़ेगा, इस साइड भी इस साइड भी। तो इस साइड भाग दोगे साइन y हट जाएगा, बचेगा कितना, dx अपान dy प्लस x अपान साइन y बराबर 7 अपान साइन y। क्या हम इसे अब लिख दें ऐसा, dx अपान dy प्लस 1 अपान साइन वाई इंटू एक्स बराबर 7 अपान साइन वाई। 1 अपान साइन वाई को आप काशिक वाई भी लिख सकते हो, इसको भी आप काशिक। तो देखो यक्स यहाँ पर है तो यक्स यहाँ पर आपको मिला, बाकी इसके अलावा जो ये पी और क्यू का काम कर रहा है तो ये वाई का फलन है। तो ये भी आपका रैखिक अवकल समीकरण हुआ ना। तो ये भी रैखिक अवकल समीकरण के ही एग्जाम्पल में आप इसे रख सकते हो। तो कभी आपको डायरेक्ट, देखो हमेशा डायरेक्ट ऐसे ऐसे बना के नहीं देगा, कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो आप सरल करना, तुरंत देखते ही मत बोल देना कि तो रैखिक अवकल समीकरण नहीं है। आप थोड़ा उसे सरल करो, पहले इस फॉर्म में बनाने का प्रयास करो, dx अपान dy या dy अपान dx। जब इस फॉर्म में हो जाए अब उसके बाद आप कंपेयर करो क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी जो भी कॉपी करना है पहले आप कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं कि आप इसका हल कैसे निकालोगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं इस रूप का अगर अवकल समीकरण होगा तो उसका हल कैसे। या एक काम करो, दो ही रूप है, दोनों रूप को हम एक ही साथ देख लेते हैं अलग अलग करके। तो रैखिक अवकल समीकरण के हल निकालने की, अवकल समीकरण के को हल करने के लिए
सम्मिलित चरण किन स्टेप्स का यूज करके हम इनका हल निकालेंगे। दो प्रकार के अवकल समीकरण होते हैं, एक या तो आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस टाइप का होगा, या तो आपका डी एक्स अपान डी वाई प्लस फिर एक्स इधर होगा तो यहाँ पर पी एक्स हो जाएगा, पी एक्स बराबर क्यू, इस टाइप का इक्वेशन। यहाँ पर हम दोनों साइड पी और क्यू नहीं लेके चले, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आपको समीकरण को या तो इस रूप में बनाना है या तो इस रूप में बनाना है। सरल करने के बाद जैसे सरल करके दिया है तो बल्ले बल्ले, नहीं सरल करके दिया तो पहले आप इस रूप में बनाओ। तो पहला स्टेप आपका यही होगा कि आपको इस रूप में समीकरण को क्या करना है, बनाना। फिर दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, समाकलन गुणांक ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और कैसे निकालोगे, इसका निकालने का तरीका ई का पावर इंटीग्रेशन जो p है p dx, और हमेशा देखो चाहे इंटीग्रेशन आएगा हमेशा आप जो नीचे रहेगा उसी के सापेक्ष करो। जैसे dy बाई dx है तो आप x सापेक्ष करो, जो नीचे रहेगा बटे dx तो dx सापेक्ष। यहाँ पर अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे, e का पावर इंटीग्रेशन ये p किसके सापेक्ष, यहाँ पर dy करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए, दूसरा स्टेप आपका ये रहेगा। तीसरा स्टेप आपको क्या करना होगा, तीसरा स्टेप आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिलेगा क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर y, मतलब जो ऊपर रहेगा उसे लिखना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अगर इस फॉर्म का रहेगा तो क्या लिखोगे, x इंटू जो ऊपर रहेगा पहले उसे लिखो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस यहाँ पर नीचे dx है तो dx के सापेक्ष आप ये इंटीग्रेशन करोगे, और यहाँ पर अगर नीचे dy तो आप dy के, बस आप इसी को हल कर दो, ये आपका क्या होगा, यही आपका सोल्यूशन होगा। हल करने के बाद जो आएगा वो आपका सोल्यूशन होगा, यही आपका सोल्यूशन हो। बात समझ आ रहा है ना, सीधा हल करोगे जो आएगा वो आपका हल होगा। फिर से देख लो, अगर इस फॉर्म का है, अगर इस फॉर्म का पहले अगर नहीं है तो इस फॉर्म में आप बनाओ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहां पर p और q आपको पता है ना क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। दूसरा स्टेप होगा आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e का पावर इंटीग्रेशन p dx, ये जो p है y के सामने जो गुणांक है, इस p का आप इंटीग्रेशन करोगे x सापेक्ष, उसको e के पावर में रख दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर सोल्यूशन कैसे बताओगे, इस लाइन से, यानी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, मतलब q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का x के सापेक्ष समाकलन करना है। अगर इस फॉर्म का रहेगा तो dx अपान dy प्लस पी एक्स प्लस q के रूप में रहेगा, तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, e का पावर इंटीग्रेशन करके, किसका इंटीग्रेशन करके, जो यहाँ पर रहेगा p का इंटीग्रेशन करो किसके सापेक्ष, नीचे y के सापेक्ष। और सोल्यूशन कैसे निकालोगे, अब देखो अगर यहाँ पर x है, अरे ऊपर x रहेगा तो x लिख दोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे तो p का इंटीग्रेशन किए थे, लेकिन अब की बार किसका लोगे, q लोगे, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, y के सापेक्ष। समझ आ रहा है ना, आप ये स्टेप याद रखो। तो बस अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चले, चलो उदाहरण नंबर 14, ठीक है। एग्जाम्पल 14 क्या बोला है, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब बताओ, आपको इसका व्यापक हल बताना है, तो क्या ये किसी रूप में हुआ, किस रूप में, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, बोलो dy बाई, तो अगर जब dy बाई डी एक्स होगा तो आप किस रूप में बनाओगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस रूप में बनाओगे नहीं बनाओगे। जब dy बाई डी एक्स होगा तो ये आपका p और q x का फंक्शन होना चाहिए, और ये y है तो ये यहाँ पर होना चाहिए। तो जब आप इससे तुलना करोगे तो आपको p और q का वैल्यू कुछ, तो देखो इसी रूप का है कि नहीं है ये, dy बाई डी एक्स y यहाँ पर प्लस करके ये जो -1 है, ये तो बताया ना p या तो कांस्टेंट या तो अचर हो, तो यहाँ पर 1 आप रख सकते हो, -1, कुछ नहीं तो सामने 1 रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। तो p का वैल्यू कितना हो गया, -1, और q का वैल्यू कितना हो गया, cos x। तो देखो p आपका या तो अचर है या तो x का फलन है। तो फिलहाल तो ये समीकरण इसी रूप का है, तो दिया गया समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q के रूप का है, रूप का है।
जहां p बराबर क्या है -1। भैया जब आप इसे प्लस इंटू -1 इंटू वाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब इतना तो 12 में पहुंचे, डायरेक्ट सोच सकते हो। तो p बराबर कितना है -1 और q बराबर कितना है cos x। ठीक है, तो बस जब आपको p और q पता चला तो अब डायरेक्ट हम सोल्यूशन पे चलते हैं। आपको व्यापक हल निकाले, व्यापक हल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहला स्टेप होगा आपको इस रूप में बनाना, तो इस रूप में ऑलरेडी बना है तो हम p और q पता कर लिए, तो हमको अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे, चूंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये किसके बराबर होगा, e का पावर इंटीग्रेशन p dx। ये तो होता है ना, आप p का इंटीग्रेशन करते हो नीचे, हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करोगे x के सापेक्ष, जो नीचे रहेगा उसी के सापेक्ष करोगे। तो बस अब बताओ, दिस इंप्लाइज दैट e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू है कितना -1 dx। तो ये बराबर कितना आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने बराबर आया, e का पावर -1 का इंटीग्रेशन, एक का इंटीग्रेशन x होता है तो माइनस बाहर लो और x का -1 का x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e का पावर -x। यहाँ पर आपका आंसर मत रखना, आप फाइनली हम लोग जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक आंसर अपनी मन से हम सी ऐड कर देंगे लास्ट में। बस समझ आ रहा है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला तो हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं। लिखना नहीं आपको ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमको बस इस तरीके से स्टेप चलना है, ये इसलिए यहाँ पर लिखे। तो अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला तो अब आप लिखोगे अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल कैसे निकालोगे, व्यापक हल कैसे निकालोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है किसके, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू किसके, मतलब किसके सापेक्ष, dx सापेक्ष प्लस कांस्टेंट c। बात समझ आ रहा है ना। जब इस रूप का होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, तो आप ऐसे ही सोल्यूशन निकालते हो, y वैसे लिखते हो, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप p का यूज कर चुके हो, अब इंटीग्रेशन करते हो किसका, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन किसके सापेक्ष, dx सापेक्ष, जो नीचे रहता है x सापेक्ष। तो लिखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, e का पावर -x बराबर इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e का पावर -x dx और प्लस cos c जोड़ देंगे तो कितना है, दिस इंप्लाइज दैट y इंटू ई का पावर माइनस, इधर हल करने लायक कुछ नहीं, बस इधर आपको इंटीग्रेशन करना है। और इधर आपको अब अधिकांश क्वेश्चन में फर्स्ट इंटू सेकंड दिखेगा, क्योंकि अगर ये अचर पद हुआ तब तो सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन अगर जो आपका q है, क्योंकि इधर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हो ना, और अगर q फंक्शन हो गया तब आपको फर्स्ट एक फंक्शन ये रहेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी एक फंक्शन है, तो दो फंक्शन यानी फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे लगाते हो, ये आपका क्या है, आइलेट में सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो ये आपका सेकंड होगा और ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो एक काम करें, इसको हम i1 मान लें, अलग सेल करके इस वैल्यू ला के रख देंगे, तो बराबर कितना i1 और मान लेते हैं इसे कांस्टेंट कितना c, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब पहले i1 का वैल्यू लाओ और हल करो। तो चूंकि i1 है कितना, इंटीग्रेशन cos x इंटू ई का पावर माइनस dx, तो इसको आप फर्स्ट मानोगे और इसको आप सेकंड मानोगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन कैसे करते हो, फर्स्ट को ऐसे लिखते हो यानी cos x को ऐसे लिखेंगे, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन e का पावर -x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन सीधा लिख दो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर -x, डायरेक्टली देखिए e के पावर -x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e का पावर -x में होगा, लेकिन x जगह -x है, -x के डिफरेंशिएशन का भाग देना पड़ेगा, -x का डिफरेंशिएशन -1, तो -1 का भाग दोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हम सीधा प्लस लिख दें, तो यहाँ पर हम भी लिख देते हैं कितना e का पावर -x और आगे हम माइनस लगा देते हैं। दिक्कत तो नहीं हुआ ना, -1 का भाग देने मतलब माइनस यहाँ पर लगाना। अब आगे चलो dx, तो ये आप हल करने के लिए जो चरण है आप इसे लिख ही चुके होंगे, तो अब इसका हल ऊपर करते हैं। आप अगर नहीं लिखे तो पहले आप इसे कॉपी कर लो। चलो अब क्या हो जाएगा, i1 बराबर कितना होगा -cos x e का पावर -x। अच्छा अब यहाँ पर dx तो नहीं लगाने का, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं ना, जब इंटीग्रेशन लिखे थे तब dx, जब इंटीग्रेशन कर चुके तब कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस
और ये प्लस माइनस माइनस कर दे, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स dx। फिर से इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इसे मान लो और सेकंड इसे मान लो। बात समझ आ रहा है? ख्याल है कि नहीं है इंटीग्रेशन? अभी आपको पता है ना, अगले स्टेप फिर वही I1 हो जाएगा। अरे ऐसा इंटीग्रेशन आप प्रश्नावली में किया फिर आपको बीच में कहीं मिला है, फिर ये तीसरी चौथी बार मिला है, तो यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट I1 इक्वल टू माइनस कास एक्स ई का पावर माइनस एक्स माइनस, ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे, फर्स्ट वैसे लिखोगे साइन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स और माइनस आगे लिख देते हैं, क्योंकि अपार -1 करोगे ना, -1 नीचे लिखने सच्चा में यहाँ पर -1, तो ये हुआ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन कास एक्स, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एक्स और माइनस लिखने से अच्छा हम यहाँ पर क्या कर देते हैं प्लस dx। कोई दिक्कत? चलो अब ये कितना हो जाएगा, माइनस कास एक्स ई का पावर माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हुआ प्लस साइन एक्स ई का पावर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन कास एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स dx, और यही आपका क्या है I1। अरे देखो I1 ना, ये आपका I1 है, तो I1 तो सिंपल है, तो ये I1 है तो माइनस I1 हुआ और माइनस I1 इधर आके प्लस I1 कर दे, यानी 2I1 हो जाएगा क्या, अरे माइनस माइनस प्लस, ये I1 ही तो है, माइनस है तो माइनस I1 हुआ, तो जब आप इधर लाओगे तो प्लस I1 हो जाएगा, तो I1 प्लस I1 2I1 ही तो हुआ। अब बाकी आपका क्या है, ई का पावर माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है क्या हमें, तो देखो जब ई का पावर माइनस एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना साइन एक्स, और इसको हम इधर लिख देते हैं माइनस कास एक्स, प्लस को पहले लिख दी माइनस को हमने बाद में लिख दिया, तो हमें चाहिए क्या I1, तो I1 बराबर क्या हुआ, ये 2 इधर आके बटे हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स बटे 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स। देखो यहां से हमने सोल्यूशन ये स्टार्ट किया है आपका, तो ये आपको कितना मिला I1, बस ये आपका हल हो गया, बस I1 का वैल्यू ले जाके आपको इसमें रखना है, यानी कैसे इस समीकरण से, यानी किससे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हल, y इंटू ई का पावर माइनस एक्स बराबर I1, I1 की जगह कितना है ई का पावर माइनस एक्स बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस कांस्टेंट सी। एक काम करो, ई की पावर माइनस एक्स का दोनों साइड भाग दे दे, जब ई की पावर माइनस एक्स का भाग दोगे तो ये वहां पर y बचेगा, यहाँ पर ये ई की पावर माइनस एक्स जब भाग दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, केवल 1/2 बचेगा साइन एक्स माइनस कास एक्स, और यहाँ पर भी तो कांस्टेंट में भी तो ई की पावर माइनस एक्स का भाग दोगे, और जब ई की पावर माइनस एक्स का भाग दोगे ऊपर जाके ई की पावर प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये आपका क्या हुआ इसका आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो थोड़ा सा फिर ये भी क्वेश्चन आपका लंबा जाएगा, लेकिन स्टेप फिक्स है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अवकल समीकरण देगा आपको इस रूप में बनाना है ना। अब ऐसा नहीं सभी अवकल समीकरण, इसके पहले आपने 2 प्रकार का अवकल समीकरण पढ़ चुका है। अब देखो, अब यहां से अब हम हर क्वेश्चन में ट्राई करेंगे, पहले आपसे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हम पूछेंगे आपसे, या हम लोग उस पर बात करेंगे क्या ये पृथक्करण चर से हो सकता है, क्या वो समघाती से हो सकता है। अगर उन दोनों से हो जाएगा और फिर इससे भी होगा तो करेंगे इसी से, क्योंकि वो दोनों सीख चुके हैं, बस हम ये देखना चाहेंगे कि उससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं बोलेगा आप इस विधि से हल करो, आपको सीधा अवकल समीकरण देगा और आप बोलो हल करो, बोलेगा हल करो। अब आपको सोचना पड़ेगा किस विधि से हल होगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तीनों विधि से हल हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे केवल 2 विधि से हल होंगे, कुछ क्वेश्चन केवल एक ही विधि से हल होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो आपका अवकल समीकरण था इसको हमने इस रूप में लिखा। तो जब इसको इस रूप में लिखा तो p बराबर -1 मिला और q बराबर कितना मिला cos x मिला। तो जब p और q का वैल्यू पता चला तो बस देखो दूसरा स्टेप, पहला स्टेप होगा आपको इस रूप में लिखना, दूसरा स्टेप होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हो, e का पावर इंटीग्रेशन p, अरे p का वैल्यू कितना था -1 रख के इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला। जब आपको एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला तब उसका हल यही होता है, क्या y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर भी रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर भी रहेगा, लेकिन इसमें बिना समाकलन के रहेगा, लेकिन इसमें समाकलन के साथ रहेगा। तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का समाकलन, लेकिन किसके सापेक्ष, जो नीचे रहेगा dx के सापेक्ष प्लस c। तो बस हमने बस समाकलन किया। अब ये आपको थोड़ा समाकलन करना, अब प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग हम लोग का यही रहेगा, इतने को हम I1 मान के अलग से हल करके फिर लास्ट में लाके रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये कॉपी करना है, पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर हम इसके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्या
पहले हम इतना मिटाते हैं। क्या ये बताओ पृथक्करण चर विधि से हल हो सकता था ये? सोचो, क्या आप इस क्वेश्चन को पृथक्करण चर विधि से लगा सकते थे? पृथक्करण चर विधि में करने का मतलब क्या होता है? सभी चर एक तरफ हो जाए, एक प्रकार के चर एक तरफ, दूसरे प्रकार के चर एक तरफ, यानी y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। क्या हो सकता है ऐसा इसमें? सोचो, थोड़ा सोचो। जैसे dy बाई डी एक्स बराबर माइनस उधर जाके काश x प्लस वाई हो जाएगा है, तो ये भी देखो अलग अलग हो ही नहीं पाएगा। कैसे? इसको इधर लेके जाए फिर भी x वाला रहेगा, अलग अलग तो नहीं हो पाएगा। और आप सोच लो पृथक्करण चर विधि से नहीं लग सकता। समझ में आ रहा है बात? फिर उसके बाद समघाती अवकल समीकरण से लगेगा क्या ये? समघाती अवकल समीकरण आप तुरंत पहचान सकते हो। कैसे? प्रत्येक पदों का घात समान होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर y का घात कितना है? 1 है। यहाँ पर तो y का कुछ घात ही नहीं है, और यहाँ पर भी केवल cos x है। अरे y x y बाहर आना चाहिए कुछ, तो ये तो समघाती भी नहीं होगा। समघाती होने का मतलब यहाँ पर y का पावर 1 है, तो यहाँ पर भी या तो x का पावर 1 हो या तो y का पावर 1 हो, और यहाँ पर भी या तो x का पावर 1 हो या तो y का पावर 1 हो। हर पद में पावर सेम होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पर तो केवल ये y का पावर दिया है, इधर तो x और y का कोई पावर ही नहीं है, और इधर भी x और y का कोई पावर नहीं है, इसलिए ये समघाती अवकल समीकरण से नहीं हल हो सकता है। तो फिर आपको इसी रूप से हल करना होगा, रैखिक अवकल समीकरण के मेथड से। बात समझ आ रहा है ना? चलो उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 में क्या बोला है? आपको अवकल समीकरण दिया है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताओ, क्या ये समघाती अवकल समीकरण से हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ हाँ, इसका पावर 2 है ना। अगर प्रत्येक पद का घात समान होता तब वहां पर समघाती अवकल समीकरण आप लगाते, तो यहाँ पर नहीं। तो पृथक्करण चर विधि लगा दें, ऐसे भी चर एक तरफ हो जाएंगे क्या? देखो सभी चर एक तरफ कब होंगे? जब आपको ऐसा कुछ फंक्शन मिले। ध्यान से देखो, एक तरफ आपको dy दिखे, दूसरी तरफ आपको dx दिखे ना, और इधर इधर सुनो, ये भी केवल आपका या तो x का फंक्शन हो या तो y का फंक्शन हो, और ये केवल x का फंक्शन हो या तो y का फंक्शन। यानी हम कह देते, मान लो एक फंक्शन आपको मिला, एक फंक्शन का देते हैं f और एक फंक्शन का देते हैं g। अगर इस टाइप का जो f dy बराबर g dx, ये या तो x का फंक्शन या तो y का फंक्शन हो, ये भी या तो x का फंक्शन या तो y का फंक्शन हो, केवल या तो x का हो, केवल या तो y का हो। ऐसा नहीं इसमें x y मिला के हो, तब अलग नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहली बात तो वैसा है ही नहीं, और अगर इस रूप का नहीं, अगर इस रूप का रहेगा तो फिर dy बाई डी एक्स करके रहेगा, तो dy बाई डी एक्स करके रहेगा तो फिर ऊपर नीचे कुछ करके बटे रहेगा, तो बटे रहेगा तो अंश में केवल या तो x का होना चाहिए फंक्शन या तो y का, हर में या तो x का या तो y का। क्योंकि जब ऐसे गुणा भाग में रहेगा तो आप एक ही तरीके का फंक्शन रहेगा, तो आप किसी को भी किसी के साथ लेके अलग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो इस टाइप का मिलता ही नहीं है, तो आप पृथक्करण चर विधि इसमें नहीं लगा सकते हो। तो बस सीधी सी बात है, जब पृथक्करण चर विधि नहीं लगा सकते हो, चर को अलग नहीं कर पाओगे, समघाती अवकल समीकरण लग नहीं रहा है, तो फिर आपके पास वही तीसरा बचा है, रैखिक अवकल समीकरण। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा, और रैखिक अवकल समीकरण के रूप में लाने का मतलब या तो dy बाई डी एक्स हो या तो dx अपान dy हो। तो अब इसके सामने x है, पहले x हटाओ, और x हटाओ कैसे? जब x का आप क्या करो, दोनों पक्षों में भाग दो। तो x का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में x का भाग देने पर, तो जब x भाग दो कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपान एक्स इंटू वाई बराबर, जब x का भाग दो केवल एक ही x बचेगा। बात समझ आ रहा है? और देखो यहाँ y है तो यहाँ पर भी y हुआ, और ये दोनों आपका x का फंक्शन हो गया, तो हो गया रैखिक अवकल समीकरण के रूप में ना। तो आप लिखोगे कैसे कि दिया गया अवकल समीकरण किस रूप में है? dy बाई डी एक्स प्लस, ये तो आपका p हुआ, py बराबर q के रूप का है, जहां p बराबर कितना है? 2/x, और q बराबर क्या है? x। देखो दोनों या तो x का फंक्शन होना चाहिए या तो अचर होना चाहिए, दोनों आपका x का फंक्शन है, नहीं दिक्कत। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? e का पावर इंटीग्रेशन
p किसके सापेक्ष, d के सापेक्ष, x सापेक्ष सॉरी, e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू है कितना 2/x dx। तो e का पावर 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, केवल 1/x का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, e का पावर 2 x स्क्वायर का 1/x का कितना होता है log mod में x। तो क्या 2 दूसरे जाके पावर में चला जाएगा क्या, तो यानी e का पावर कितना हो जाएगा log mod में x का, और ये सीधा x स्क्वायर आ जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, आप प्रॉपर्टी जानती हो ना, a का पावर log b बेस a, ये किसका कितना आता है, अगर log के अंदर जो बेस है वो और पूरा उसी बेस पे हो, तो जब देखो दोनों बेस सेम हो जाता है तो वैल्यू कितना बचता है, केवल b बचता है। समझ में आ रहा है ना। log कितनी बार आपको बताएं, log 6 बेस 2, और ये पूरा है 2 के पावर पे, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जब ये दोनों बेस सेम होगा तो वैल्यू 6 केवल मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ बेस नहीं दिख रहा है, तो आपको पता है बेस कितना होता है, यही तो होता है। अरे इधर देखो log में कुछ नहीं बेस है, कुछ नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है e लिखा है, तो इसका ही बेस ही है और ये पूरा e बेस पे है, तो सीधा केवल x स्क्वायर ही आएगा, नहीं आएगा, तो ये कितना आ गया x स्क्वायर। लिखना प्रॉपर्टी लिख दो, ये किस प्रॉपर्टी से, चूंकि log b बेस a और ये पूरा है a का पावर, तो ये कितना जाता केवल, ठीक है। चलो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, तो हम सीधा इसका हल बताएंगे। तो इसका हल क्या हो जाएगा, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल क्या होगा बताओ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही से स्टार्ट करते हो ना आप, y को लिखते हो जो ऊपर रहता है, y को लिखोगे इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर, अब इस साइड इंटीग्रेशन करते हो किसका, q से, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और किसके सापेक्ष, नीचे आपका dx है तो x के सापेक्ष, और अपने मान से कांस्टेंट c जोड़ देंगे, तो बस वैल्यू लाओ रखो और इंटीग्रेशन करो, तो y तो ऐसे रहेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला x स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना है, अरे देखो ना भैया q का वैल्यू x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर मिला dx प्लस c, तो yx स्क्वायर बराबर x क्यूब dx प्लस c, तो yx स्क्वायर में यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं लगाओगे ना, अब बेस से में पावर जोड़ दो, अब x पावर 3 का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, y बराबर, एक काम करो x स्क्वायर का दोनों साइड भाग दे दो, तो x स्क्वायर का भाग दोगे तो केवल y बचेगा, जो आप यहाँ पर x स्क्वायर का भाग दोगे x पावर 4/x स्क्वायर, 4 तो है ही, प्लस c1/x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 4 प्लस c1 x स्क्वायर ऊपर जाके x पावर -2 हो जाएगा। आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले एग्जाम्पल के तरफ। एग्जाम्पल 16, उदाहरण नंबर 16 में क्या है, अवकल समीकरण y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका आपको क्या निकालना है, व्यापक हल। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमें पूछा नहीं, लेकिन फिर भी चेक करेंगे क्या आप पृथक कड़ी चर विधि से लगा सकते हो, बोलो नहीं लगा सकते हो, क्यों, अलग अलग नहीं हो पाएगा, कैसे आप तुरंत बताएं, हल करो। देखो आप बिना हल करे सोचो, मतलब कभी कभी आपको थोड़ा बहुत हल करना पड़ सकता है, इसके पहले भी आपको बताया कि पृथक कड़ी चर के लिए आप यही सोचो, अगर आपको एक तरफ dx दिखे, एक तरफ चाहे बराबर के एक तरफ दिखे या बीच में प्लस करके बराबर 0 कर दे, अब प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक तरफ आप dx दिखे, एक तरफ आपको dy दिखे, अलग अलग पदों में, तो इसके साथ जो फंक्शन हो और इसके साथ जो फंक्शन हो वो या तो x का फंक्शन हो केवल, या तो x का फंक्शन हो केवल, या तो y का फंक्शन हो, तब आपका वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इधर आपको dx दिखा, इधर आपको dy दिखा, लेकिन इसके साथ जो फंक्शन दिख रहा है वो x और y दोनों का फंक्शन है, काम गया, तो फिर तक कड़ी चर विधि नहीं लगेगा, फिर नहीं चलाना, तो ऐसे सोचना। फिर दूसरा समघाती से सोचो, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, काहे को समघाती हुआ, समघाती का मतलब प्रत्येक का घात समान होना चाहिए, तो इसका घात 1 है प्लस इसका घात 2 है, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ, यानी समघाती से आप इसे नहीं कर सकते हो,
यानी ये आपका ना तो समघाती से हो पा रहा है और ना तो आपका पृथककर्णी। तो सीधी सी बात, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसे रैखिक अवकल समीकरण से ही करना पड़ेगा। और रैखिक अवकल समीकरण से करने के लिए पहले उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। उस फॉर्म में लाने का मतलब सबसे पहले dy बाई dx बराबर, तो क्या करते हैं इसे उस फॉर्म में बनाने के लिए y dx बराबर, इसे वैसा लिख सकते हैं क्या, माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी x प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, तो कितना हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, हम एक काम करते हैं y का भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा dx इक्वल टू x अपान वाई प्लस 2y स्क्वायर अपान वाई इंटू dy। तो क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, ये तो हुआ x अपान वाई प्लस y से y कैंसिल हुआ तो कितना हो जाएगा 2y इंटू dy। तो क्या dy में इधर ले लें, तो ये कितना हो जाएगा dx अपान dy बराबर x अपान वाई प्लस 2y। तो अब ये प्लस x अपान वाई इधर लो, तो dx अपान dy बराबर कितना हो जाएगा माइनस एक्स अपान वाई बराबर 2y। अब देखो ऊपर x है तो यहाँ पर भी x आ जाएगा, और उसके अलावा जो आपका बचा ये तो y का फंक्शन है, और ये भी आपका क्या है y का फंक्शन है। तो यानी ये p की जगह माइनस 1/y हुआ और q की जगह 2y हुआ। तो आप क्या लिखोगे कि यह समीकरण या यह अवकल समीकरण dx अपान dy प्लस px बराबर q के रूप का है। अरे इसी रूप का बनाना, तो अगर इस रूप का बना तो यहाँ पर p बराबर कितना हो जाएगा -1 अपान वाई, और q बराबर कितना हो जाएगा 2y। बोलो, p की जगह -1 अपान वाई बना और q की जगह आपका यही तो p होता है और ये आपका q होता है। तो बस अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे सबसे पहले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या, e का पावर इंटीग्रेशन p dy करोगे यहाँ पर dx नहीं, क्योंकि अब नीचे आपका क्या है y है, dx पान dy के रूप बन जाता है, तो y के सापेक्ष करते हो। तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बराबर हुआ e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है -1 अपान वाई dy। तो कितना हुआ e का पावर माइनस बाहर लो 1 अपान वाई का कितना log माड में y ना, हम यहाँ सीधा इसे लिख दे log माड में y, लिख सकते हो ना। अब फिर से वही चीज माइनस हटाओ, माइनस हटाने का मतलब e का पावर log y का पावर -1 लिख दे, पावर उधर जाके माइनस उधर जाके पावर में चला जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर कुछ नहीं बेस है ई, तो जब बेस और ये दोनों सेम होगा तो सीधा कितना y का पावर -1 बचेगा, y का पावर -1 यानी 1 अपान वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया 1 अपान वाई। तो अब सीधा इसका सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है, इसका जो आप लिख लोगे अतः अवकल समीकरण का हल क्या होगा। स्टार्ट कहां से करेंगे, y इंटू करते थे कब, अब यहाँ पर ऊपर x है तो x से स्टार्ट करोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q ना, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना dx या dy, नीचे जो रहेगा नीचे क्या है आपका dy और कांस्टेंट अपने मन से एक जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है 1 अपान वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना है 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है 1 अपान वाई डी वाई प्लस सी। तो y से y कैंसिल हुआ, तो यहां से कितना मिला है x अपान वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2dy प्लस सी। तो आपको पता है कि दो कांस्टेंट बाहर लोगे केवल dy का क्या आ जाएगा y प्लस सी। तो यहां से क्या लिख सकते हो x इक्वल टू इसका गुणा इसमें करोगे 2y स्क्वायर प्लस सी वाई। आप ऐसे भी बोल सकते हो यार, पक्षांतर करके किसी भी फॉर्म में अपने आंसर को रख सकते हो। तो समझ में आ रहा है ना ये, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 17। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल यानी उदाहरण नंबर 17 में क्या बोला है, dy बाई dx प्लस y cot x इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर cot x। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आप यहाँ पर पृथक विधि से लगा सकते हो। पृथक विधि से लगाने का मतलब क्या, अगर dy बटे dx के रूप में मिले तो x का फंक्शन अलग होना चाहिए, y का फंक्शन अलग, लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों इंटू में करके एक नहीं दिया है तो अलग नहीं हो पाएगा। फिर पृथक समघातीय अवकल समीकरण भी नहीं लग सकता इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ का पावर 1 है, यहाँ का पावर 1 है, लेकिन यहाँ का पावर कितना है 2 है, पावर x पावर 2 है तो अलग हो गया, समघाती भी नहीं लग पाएगा। तो फिर वही चीज आपका क्या रैखिक अवकल समीकरण। तो देखो क्या यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y लिखनी है, तो ये आपका p हो जाएगा और ये आपका q हो जाएगा। अरे देखो सब x का फंक्शन है, अरे आप इसको y को बाद में अगर फॉर्म में लाना है तो काट x को पहले और y को बाद में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो एक ही बात हुआ। समझ आ रहा है बात। तो आप क्या दिया गया, चूंकि दिया गया
अवकल समीकरण किस रूप में है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का है, जहां p बराबर कितना है cot x एंड q बराबर कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। ये है ना जब आप तुलना करोगे तो बस अगर इस रूप का है तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकालते? e का पावर इंटीग्रेशन p और जो बटे में रहेगा उसी के सापेक्ष यानी dx, तो कितना आ जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन p, p का वैल्यू कितना है cot x dx। अब cot x का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है e का पावर log बाद में, हाँ सॉरी कितना हो जाएगा ये sin x, क्योंकि आपको पता है ना tan x का कितना होता है log ऑफ sec x, और cot x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि में हमने पूरा डेरिवेशन किया है इसका, और cot x का कितना हो जाता है log ऑफ sin x, ठीक है। और cosec x का कितना होता है log में mod ऑफ cosec माइनस cot x, और sec x का कितना होता है log mod में sec x प्लस tan x, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में चार अलग से हम लोग निकलवाए, तो फिलहाल cot x का कितना हो जाएगा sin x। अब बताओ ये भी कितने बेस पे e बेस पे, ये भी बेस की है, तो जब दोनों सेम होता है तो बस ये आ जाएगा कितना sin। अरे आपको कल प्रॉपर्टी बताए हैं क्या, जब log b बेस a हो और ये पूरा बेस a पर ही हो, तो जब दोनों ही बेस सेम हो जाए क्या आ जाता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बेस लिखा रहता है, यही बेस लिखा रहता है, यही बेस ही है, तो जब e और e कितना आ जाएगा केवल तो sin x बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, तो अब इस अवकल समीकरण का जब हल निकालना होगा तो हल कैसे लिखते हो, तो अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल, दिए गए अवकल समीकरण का हल क्या होगा y इंटू जो ऊपर आता है पहले वो लिख दो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q, और इसका बाद आप क्यों लेते हो ना q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है जो नीचे रहेगा यानी x के सापेक्ष यानी dx प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ देते, तो बस अब वैल्यू लाके रखो इसमें y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये तो q है ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sin s प्लस इसका गुणा इसमें भी कर दे, इसका गुणा इसमें भी कर दे, तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा sin s प्लस इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा x स्क्वायर इंटू cot x इंटू sin x, बोलो। अच्छा एक काम करो ऐसा, ये जो cot x है cot x को हम क्या लिख सकते हैं cos बटे sin, बोलो sin x आपका क्या आ जाएगा dx प्लस, तो कितना हुआ इंटीग्रेशन 2x sin x dx, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दे रहे हैं और इसका इंटीग्रेशन अलग, यानी इंटीग्रेशन x स्क्वायर cos x dx, नहीं दिक्कत है ना, और एक कांस्टेंट आपका क्या है प्लस c। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो आपको फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, और पहली बात ये दो कांस्टेंट हम इसे बाहर भी ले सकते हैं, जब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे आईलेट से जाओगे तो आई एल ए अलजेब्रिक पहले आता है फिर टी आता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अलजेब्राइक फंक्शन है आपका, तो अलजेब्रिक फंक्शन आपका पहले आता है और ये आपका बाद में आता है, यानी x को आप फर्स्ट मानोगे और sin x को आप सेकंड मानोगे, और जब इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो भी इसको आप फर्स्ट मानोगे और इसको आप सेकंड मानोगे, बात समझ आ रहा है। तो आप पहले इतना कॉपी करो फिर हम इसके आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बताओ अभी कितना आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था sin x, y sin x बराबर ये आया था ना कितना 2 इंटीग्रेशन, अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बताओ फर्स्ट में ऐसे लिखोगे सेकंड का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन बोलो माइनस का प्लस सॉरी माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन एक हो जाएगा और दूसरे का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x डी, ये तो इतना हुआ। अब इसका
कैसे करोगे इसका? फर्स्ट वन से लिखोगे, दूसरे का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, dx और बाकी प्लस कांस्टेंट c। तो दिक्कत नहीं यहाँ पर ना। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 2 इसका इसमें गुणा भी कर दे क्या? या एक काम करो, पहले अंदर जो इंटीग्रेशन है आप सिंपली करो। माइनस एक्स cos x इसे लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस x स्क्वायर sin x, ये तो ऐसे रहेगा, माइनस 2 बाहर है। अब देखो इसमें फिर से आपको, जब आप ये 2 बाहर लोगे फिर से फर्स्ट इंटू से कर लगाना पड़ेगा। बस समझ आ रहा है ना? यानी x sin x, आप x sin x का इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा। और तो क्या सीधा x sin x का ही तो इंटीग्रेशन करके इतना पाएगा, तो ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे क्या होगा? तो कितना आ जाएगा? 2 को बाहर लिए हो और बचे कितना? इंटीग्रेशन x sin x dx प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 2 माइनस 2x cos x, इसका गुणा इसमें करोगे 2 sin x प्लस x स्क्वायर sin x माइनस 2 इंटीग्रेशन यही रहेगा, माइनस x cos x प्लस sin x और बाकी कांस्टेंट सी तो है ही। तो कितना आ जाएगा? माइनस 2x cos x प्लस 2 sin x प्लस x स्क्वायर sin x माइनस माइनस प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x प्लस c। ये क्या हुआ? y इंटू sin x, ये वैल्यू आया है। अब इसमें पहली बात तो सरल हो रहा है, x cos x यहाँ पर भी x cos x और कहीं है यहाँ पर, तो ये प्लस और माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी और ये भी कैंसिल होगा, 2 sin x माइनस 2 sin x ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना? y sin x इक्वल टू x स्क्वायर sin x प्लस कांस्टेंट c। एक काम कर सकते हो, sin x का आप भाग भी दे सकते हो, sin x का आप दोनों साइड भाग दे दो, कितना हो जाएगा? y इक्वल टू इधर sin x हट गया, इधर जब sin x ये भी हट जाएगा तो बचे कितना? x स्क्वायर और जब प्लस c और यहाँ पर sin x का भाग 1/5 sin क्या होता है? cos x। तो आप ऐसे भी आंसर रख सकते। तो ये इसका व्यापक हल है। अब विशिष्ट हल के लिए क्योंकि आपको बोला है, दिया है, क्योंकि y बराबर 0 यदि x बराबर पाई बाई, तो रखे में कांस्टेंट का वैल्यू भी निकालना होगा। तो आप y बराबर 0 रखो, x की जगह पाई बाई 2 रखोगे, पाई बाई 2 का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, पाई बाई 2 का स्क्वायर करोगे पाई स्क्वायर बटे 4 प्लस c और cosec x, x जगह कितना रखना है? पाई बाई 2 और cosec 90 x का वैल्यू कितना होता है? 1। sin 90 का वैल्यू 1 होता है ना, तो sin 90 का उल्टा करोगे तो cosec 90 आएगा, cosec 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आपको c बराबर कितना मिला? ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये आपका ये भी ऑलरेडी पहले से। तो बताओ, बस ये वैल्यू ले जाके आप इसे कुछ मान लो समीकरण, जो भी आप समीकरण माने हो, तो इसे हम कुछ मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अभी तक कोई समीकरण नहीं माने हो ना, तो समीकरण 1 मान लेते हैं। वैल्यू ले जाके जब इसमें रखोगे तो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो? y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c, c की जगह कितना रखना है? माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 cos x। तो मैं इसे ऐसे लिख सकते कितना? y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 और कितना? cos x, ठीक है। तो चलो आपके कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, यानी एग्जांपल 18। क्या बोला है? बिंदु 0,1 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक कोई वक्र है, वह वक्र कहां से गुजर रहा है? 0,1 से। तो हमको इसमें से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, मान लो कोई बिंदु है x y, तो इस पर स्पर्श रेखा की जो ये आएगा, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है उसे क्या बोलते हैं? dy बाई dx की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक तथा उस बिंदु के x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर है। ये जो प्रवणता है किसके बराबर है? उस बिंदु के x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग, यानी ये बोला है ना, x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर, यानी इतना प्लस इतने के बराबर क्या? उसका
प्रवणता यानी dy बाई dx। बस तो ठीक है। अब आप बताओ क्या अवकल समीकरण मिला? बस अवकल समीकरण आप हल कर दो, हल करोगे आपको x और y का रिलेशन मिल जाएगा, वही इस वक्र का क्या आ जाएगा समीकरण। यहाँ पर ये चूंकि वक्र 0,1 से गुजर रहा है तो x जगह 0 रख दोगे, y की जगह 1 रख दोगे, कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू ले जाकर रख दोगे तो आपको विशिष्ट हल मिल जाएगा। एक प्रकार से आपको विशिष्ट हल ही पूछा, नहीं पूछा, बात समझ आ रहा है ना? तो लिखो क्या, क्योंकि बिंदु x y पर, ऐसे लिख दो चूंकि वक्र के बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है dy बाई। आपको प्रश्नानुसार आप क्या लिख सकते हो, सवाल के हिसाब से dy बाई dx ये किसके बराबर होगा, x प्लस एक्स वाई। तो सीधी सी बात है, देखो साहब अगर यहाँ पर y है तो इसके बगल में, क्योंकि अभी क्या ये पृथक कड़ीचर विधि से लग सकता है क्या, बोलो ये पृथक कड़ीचर विधि से लग सकता है? नहीं, अलग अलग होना चाहिए ना, यहाँ पर फंक्शन मिला क्या, और समघाती वैसे भी नहीं, इसका पावर 1 इसका पावर 2। इसको हम पहले फॉर्म में लाते हैं, किस फॉर्म में, रैखिक अवकल समीकरण के रूप में। तो रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, dy बाई dx, इधर y का फंक्शन होना चाहिए, बाकी इधर आगे कुछ हमसे उससे नहीं मतलब है, x का फंक्शन होना चाहिए या तो अचर पद होना चाहिए, लेकिन y के अलावा फिर कुछ, या तो अगर dx अपन dy के रूप में बना रहे हैं तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x होना चाहिए, फिर इसके बाद आप या तो y का फंक्शन या तो अचर पद। तो जब यहाँ पर dy बाई dx है तो इसके बगल में y लाना है, तो ये वाला उठा के इधर ला दे, यानी क्या, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx माइनस xy बराबर, देखो यहाँ पर y है तो ये y हुआ नहीं हुआ, ये आपका p हो जाएगा और ये आपका p हो जाएगा। तो चूंकि उपर्युक्त अवकल समीकरण किस रूप का है, dy बाई dx प्लस py ना, अरे y है तो यहाँ पर y होना चाहिए ना, py बराबर q के रूप का है। तो अगर इस रूप का है जहां p बराबर कितना है, जहां p बराबर, बताओ तुलना करके बताओ, p बराबर कितना है x माइनस x, q बराबर क्या है, ठीक है, ये y के सामने जो होता है ये आपका पूरा p होता है, और इधर जो होता है वो आपका क्या होता है, q होता है। तो p का वैल्यू माइनस x है और q का वैल्यू कितना है, केवल प्लस x। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हो आप, p का पावर इंटीग्रेशन p dx, क्योंकि नीचे x होगा तो एक साथ इसको, तो कितना हो गया, e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है माइनस x dx, e का पावर माइनस बाहर लो, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन, ये आपका क्या आ गया इंटीग्रेटिंग, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। तो अब सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, तो अतः अवकल समीकरण का हल या रैखिक अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो कितना हुआ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर माइनस x ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q कितना है साहब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2, अच्छा बाई 2 भी है, x स्क्वायर बाई 2, दिक्कत। अब सीधा सवाल है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दे, अरे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, अलजेब्राइक फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाए, क्या लगाओगे, x स्क्वायर बाई 2 को t मानो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये हो जाएगा ना, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो हमें कांस्टेंट से बोले तो आपको नहीं डरने, कांस्टेंट कुछ भी है, कांस्टेंट को तो इधर उधर पक्षांतर करके हटा देंगे, बस देखो x आ रहा है नहीं आ रहा है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे x आएगा नहीं आएगा, x dx आपका क्या आ जाएगा dt में चला जाएगा, ये सब आप सोचा करो थोड़ा रुक के, तो कितना हो जाएगा, क्या होगा ये y इंटू e का पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2 बराबर, चलो बताओ इंटीग्रेशन कैसे, इसमें क्या मानोगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को t मानोगे, रफ में कर लो ना, ये आप सब इतना सब कुछ नहीं करना, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बटे 2 तो है ही, dx बराबर dt, तो 2 से 2
कैंसिल हुआ, हमें क्या चाहिए x dx, माइनस उधर हटा दो, x dx बराबर कितना आ जाएगा माइनस, अब ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, उसे माइनस dt लिखेंगे, माइनस को इधर लिख देते हैं e का पावर t, इस पूरे को भी आपने माना है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को आपने t माना, ये पूरा कितना आ जाएगा t, और यहाँ पर क्या होता है dt, और e की पावर t का कितना आ जाएगा, e की पावर t का e की पावर t ही होता है, और t की वैल्यू आप लोग दो माइनस e का पावर t, t की जगह है कितना माइनस एक्स स्क्वायर बाई, इसका इंटीग्रेशन हम सीधा लिख रहे हैं कितना, ये तो है इसका इंटीग्रेशन ना, माइनस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, यहाँ पर ये इंटू ऐसा मत लगाओ, सीधा बस ऐसे लगेगा, वरना यहाँ पर लगेगा x, ठीक है। तो इसका कौन सा हल हुआ, व्यापक हल हुआ, और इसे आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले एक काम करो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का दोनों साइड भाग दो, जब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का भाग दोगे तो इधर तो कितना बचेगा भाई, इधर भी उतने का भाग दोगे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 प्लस c अपान कितने का भाग दे रहे हो e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अच्छा लिखने में यहाँ से माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर सामने माइनस है ना, तो माइनस 1 बचेगा, ठीक है माइनस 1, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू माइनस 1 प्लस c इनटू, ये ऊपर जाके माइनस पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, यानी e का पावर x स्क्वायर बाई 2, ये कैसा हल हुआ व्यापक हल, हमें कौन सा हल चाहिए विशिष्ट, आपको लिखना है इंटीग्रेशन, आप कोष्ठक में वहीं पर लिख सकते हो जिससे आप रिवीजन करो आपको समझ में आए, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो आप इतना चीज डायरेक्ट करके इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। हाँ, जब केवल इतना इंटीग्रेशन आपसे पूछा तब आप पूरा स्टेप दिखा, लेकिन यहाँ पर इसके आपको सॉल्यूशन भी चाहिए, तो हम यहाँ पर विशिष्ट निकाल दे सी का वैल्यू, या एक काम करो पहले आप इतना कॉपी कर लो, क्लियर करके अच्छे से लगाती है, तो आप इधर कॉपी कर चुके होंगे, तो अब बोला क्या है कि यह वक्र कैसे विशिष्ट निकालो, विशिष्ट निकालने का मतलब x y का वैल्यू रखना और कांस्टेंट का वैल्यू निकालना, तो ये किस वक्र का समीकरण है, ये एक ऐसे वक्र का समीकरण है, और ये सिर्फ वक्र के समीकरण नहीं है, वक्र के कुल का समीकरण, क्योंकि जो व्यापक होता है वो वक्र का समीकरण, वो वक्र को नहीं निरूपित करता है, वक्रों के कुल को निरूपित करता है, तो इस प्रकार के वक्रों के कुल को निरूपित कर रहा होगा जिसके किसी पर खींचा गया स्पर्श रेखा उसके यक्ष निर्देशांक तथा यक्ष और वाई निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर, तो ऐसा बहुत सारा समीकरण, ऐसा बहुत सारा ग्राफ होगा, बहुत सारा वक्र होगा, लेकिन उनको ऐसा वक्र चाहिए जो इस पॉइंट से पास करे, तो चूंकि वक्र बिंदु 0,1 से गुजरता है या होके जाता है, तो x बराबर 0 तथा y बराबर 1 रखने, तो रखो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितना रखोगे 1 बराबर -1 प्लस c इंटू e का पावर 0, 0 का स्क्वायर बटे 2 करोगे सब कुछ 0 हो जाएगा, तो कितना हो 1 इक्वल टू -1 प्लस c, e का पावर 0 करोगे 1 होगा, -1 जाके क्या आ जाएगा +1, तो c बराबर कितना मिला, तो c का वैल्यू ले जाके इसमें इसे कुछ आप मान लो, समीकरण नंबर मान लो कितना 1, ठीक है। या एक काम करो, जो आपका अवकल समीकरण रहेगा उसे आप समीकरण 1 मानना, इसे आप क्या मान लो समीकरण नंबर, तो समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 से y इक्वल टू -1 प्लस 2 e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2, या आप प्लस वाले को पहले लिख सकते हो 2 e की पावर x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये क्या हो गया उस वक्र का समीकरण, समझ में आ रहा है ना। तो आपका ये एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट हुआ, आपकी कॉपी कर चुकी होगी, तो हम लोग अब जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है उसे अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, रात 10 करते हैं ना, तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत